नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। ग्रीस की जनता ने बेल आउट पैकेज की कड़ी शर्तों को नकार दिया है और इसके साथ ही ग्रीस के यूरोजोन से बाहर होने की आशंका गहरा गई है। ग्रीस के फैसले से बाजारों में घबराहट जरूर आएगी और इसके संकेत अमेरिका वायदा बाजार से दिख रहे हैं, जहां 1% से ज्यादा का दबाव है। ग्रीस के फैसले से हमारे देश पर कितना असर होगा, आज बाजार में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये सब बताएंगे इस शो में। लेकिन पहले बड़ी हेडलाइंस। ग्रीस की जनता ने नो को किया वोट। 60% से ज्यादा लोग खर्चों में कटौती के पक्ष में नहीं। प्रधानमंत्री सिप्रास ने कहा, यूरोप से उलझनों का इरादा नहीं, यूरोप की एकता और लोकतंत्र के लिए हुई वोटिंग। ग्रीस पर यूरोजोन से बाहर होने का खतरा बढ़ा। यूरोजोन देशों के प्रमुखों की अहम बैठक कल, लेकिन सरकार को कर्जदाताओं से फिर से बातचीत और ताजा फंडिंग की उम्मीद। बाजार को पसंद नहीं आया बेल आउट प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला। अमेरिकी वायदा बाजार में तेज गिरावट, डाउ फ्यूचर्स करीब 1.25% नीचे। ग्रीस के फैसले के बाद यूरो में भी दबाव, डॉलर के मुकाबले 1% से ज्यादा टूटा। कच्चे तेल भी 3 महीने के निचले लेवल्स पर। ब्रेंट क्रूड $60 के नीचे। ग्रीस ने यूरोपीय देशों के बेल आउट पैकेज को ठुकरा दिया है और इसके साथ ही ग्रीस के यूरोजोन से बाहर होने की आशंका गहरा गई है। ग्रीस में जनमत संग्रह में 60% से ज्यादा लोगों ने बेल आउट प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की है। दरअसल कर्ज मिलने के नए प्रस्ताव में ग्रीस में खर्चों में भारी कटौती की शर्तें थीं और ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने लोगों से इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने की अपील की थी। हालांकि ग्रीस ने इस फैसले के बाद देश में आर्थिक संकट और गहराना तय है। अब सभी की नजरें कल होने वाले यूरोजोन देशों की बैठक पर टिकी है, जिसमें यह फैसला होगा कि ग्रीस को यूरोजोन में बनाए रखा जाए या नहीं। ग्रीस के पीएम ने कहा है कि ग्रीस यूरोप से उलझनों के मूड में नहीं है और बल्कि लोगों ने यूरोप की एकता और लोकतंत्र के लिए वहां पर वोट किया है। ग्रीस के पीएम को उम्मीद है कि कर्जदाता फिर से बातचीत को तैयार होंगे और जल्द ही नई फंडिंग हो जाएगी। इस बीच ग्रीस के बैंक्स आज से खुलेंगे या नहीं, इस पर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। We proved that even under the most difficult circumstances, democracy cannot be blackmailed. I am fully aware that the mandate here is not a mandate to break with Europe, but a mandate to strengthen our negotiation position to seek a viable solution. तो दिक्कत की बात तमाम मार्केट्स के लिए, ना सिर्फ कमोडिटी इक्विटी मार्केट्स के लिए दबाव की बात, क्योंकि सब एंटिसिपेट करके चल रहे थे कि शायद ग्रीस में जो वोटिंग होगी, आम जनता जब अपने वोट्स कास्ट करेगी तो शायद यस के फेवर में, यानी कि जो लास्ट प्रपोजल था यूरोजोन के या फिर ग्रीस के तमाम लेंडर्स की तरफ से, जो ट्राइका की बात करते हैं हम, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमर्शियल बैंक और साथ साथ IMF, ये जो ट्राइका है, इसने जो लास्ट प्रपोजल दिया था, ज्यादातर लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि फाइनली ग्रीस के लोग उस जनमत संग्रह में इसके फेवर में वोट करते हुए नजर आएंगे। इक्विटी मार्केट्स यही लॉजिक को ब्रेसअप कर रहे थे और हमने देखा था अच्छा उछाल ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में आता हुआ। लेकिन एक सरप्राइज, और सबसे बड़ा सरप्राइज, जिस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से लोगों ने यहां पे नो के प्रस्ताव पे वोट करा है, यानी कि वो जो लास्ट प्रपोजल था उसको ठुकरा रहे हैं। जहां पे रिफॉर्म्स की बात करी थी ट्राइका ने, यानी कि जो ग्रीस के लेंडर्स थे उन्होंने रिफॉर्म्स की बात करी थी, खासतौर पे पेंशन के फ्रंट पे रिफॉर्म्स, टैक्सेशन के फ्रंट पे रिफॉर्म्स, डिफेंस के स्पेंड को लेकर बड़े रिफॉर्म्स की बात करी गई थी और उन्होंने इस पूरे प्रपोजल को ठुकरा दिया है। आसान शब्दों में इसका मतलब यह हो सकता है कि शायद यूरोजोन से ग्रीस बाहर जाता हुआ नजर आए। लेकिन ऑफ लेट जो ग्रीस के प्रधानमंत्री साहब के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनका यह कहना है कि वो बिल्कुल भी ग्रीस का यूरोजोन के बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि वो बातचीत करना चाहेंगे अपने लेंडर्स से, यानी कि अपने तमाम कर्जदाताओं से। एक कहा जा रहा है बात ऑब्वियसली कि एक अपर हैंड होता हुआ नजर आएगा ग्रीस का, लेकिन देखना होगा कि यूरोजोन या फिर यूरोपियन कमीशन या ECB किस तरह से रिएक्ट करता है। आज कहा जा रहा है वहां पे गवर्निंग काउंसिल की शायद एक इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखें, ग्रीस के बैंक्स पिछले सोमवार से पिछले 6 कारोबारी सत्रों से बंद है। न सिर्फ बैंक्स, वहां की इक्विटी मार्केट्स भी। वहां पे कैपिटल कंट्रोल इन प्लेस है, यानी कि 60 यूरो से आप ज्यादा एक दिन में निकाल नहीं सकते हैं। अब क्या होगा अगर ECB इमरजेंसी फंडिंग ग्रीस के बैंक के लिए नहीं देता, तो ये 60 यूरोस पर डे निकालने की दिक्कतें भी आती हुई नजर आएंगी, क्योंकि एक सीरियस कंसर्न के लिए ब्रेसअप करना है। लेकिन
किस तरह से दिग्गज ग्लोबल निवेशक इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं, उनका क्या मानना है। हमारे साथ सेथ आर फ्रीमैन, ईएम कैपिटल मैनेजमेंट के अमेरिका से इस समय लाइव जुड़ते हुए। सेथ, थैंक्स अ टन for joining us live on CNBC Awaaz, and good evening to you, sir. You know, good morning. The overwhelming majority, I was telling my audiences that the overwhelming majority of Greeks have voted in favor of no from whatever the last offers from the creditors was. The worst fears that the market had anticipated has probably come true. How do you read this development, sir, to begin with? Well, I was a little surprised that it was essentially 2/3 for no. Yes. But it's not entirely clear what no means or meant to the voters. Among other things, the offer from the Eurozone, the ECB, and the IMF have all expired. So there really aren't any offers on the table to say no to. I'm not sure yet what this has accomplished. इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बता दूं, सेठ हमारे साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यूरोजोन के ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे। ग्रीस में जब ये सरप्राइज खबर आई थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो रेफरेंडम की तरफ मूव कर रहे हैं, जनमत सगरे करेंगे रविवार को, तब ग्रीस के ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे कि कोई प्रपोजल ऑन टेबल है ही नहीं इस समय जिस पे ग्रीस वोट कर रहा है, और बिना पूछे उनसे ग्रीस में रेफरेंडम या जनमत संग्रह की बातचीत हुई थी। जब कोई प्रपोजल टेबल में नहीं था तो इस वोटिंग का क्या मतलब है, अभी तक ये कंफ्यूजन है। और ध्यान रखें, ग्रीस में जैसे मैं कह रहा था ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, ज्यादातर लोग मान रहे थे शायद ग्रीस यस के पक्ष में वोट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन कल के रेफरेंडम में जो वोटिंग का आउटकम आया है 61% वहां पे जो वोटर्स हैं उन्होंने नो की तरफ वोट करा है, इसीलिए ओवरवेलमिंग मेजोरिटी रही है। Said when it's not clear what this no vote signify, you know, the fear was if the Greeks will vote in favor of a no, then probably it would lead to a Greek exit, what many were fearing. Would it eventually lead to that, or you expect the Troika and Greece to again come back on the table and negotiate? Well, I'm not sure that they have any greater negotiating leverage than they did last week. It's great for all of us in the world to know that the Greek citizens, that 2/3 of the Greek citizens agree with the position of the Prime Minister and the Finance Minister. But frankly, from where I stand and with experience in restructuring, my reaction is essentially, so what? The fact that they don't want any more austerity really is an internal political problem for the Greek government. There's no obligation for the Eurozone leaders to respond just because now the people have spoken. They have not spoken to the Eurozone leaders. So, said the referendum result doesn't necessarily mean Greece will exit Eurozone? No, I don't think so. They're in Europe. It wouldn't surprise me, though, that they become essentially on some kind of very tightrope probationary period. I find it very hard to believe that the ECB will continue loaning money to Greek banks. And the fact that Greece didn't make the payment to the IMF is really a serious problem. There's no provisions in the IMF policies to have defaulted debtors, and certainly no precedent for making additional loans after a default. So the ELA, or as we call it, the emergency liquidity assistance that has come from ECB to the Greek banks, that would no longer continue unless there's something concrete on the table from Greece? Yeah, I don't know how they can keep funding the banks, because essentially what's happening is they're providing the cash that the Greeks and the tourists are using to withdraw from the ATMs and at the banks. So all they're doing is essentially feeding cash. There's so many serious structural issues. It's not a question of throwing more cash at it. But then, the worry is the capital controls were already in place. The banks were closed in the last Monday. It's been 7 days on a trot. The banks were closed. There was a capital control in place. That means the Greeks could only eventually take out 60 euros per day. Now with no ELA assistance, now no liquidity flows, the banks, I guess, won't remain open. I guess you won't even be able to withdraw 60 euros now at the end of the day. That's my understanding. Now, as I've said on the air before, I have a personal interest in this, and that's that my college-age daughter is in Athens now. Oh, what she's doing there, sir?
Well, the good news is she won't be spending a lot of money this week. Okay. Then, Sid, all will depend on the negotiating table. What line of negotiations the Greek Prime Minister is going to take now? All eyes would be on that? I think so, but I don't know how he's going to come up. Now that he's had the referendum, I think it's politically even more difficult for him to agree to the kinds of sub-agreements that the Eurozone leaders are requesting. I can't imagine, frankly, given the hostility and just the loss of credibility once they said they needed to have this referendum and was going to take 5 days, and the fact that they've made their people suffer essentially with the bank closures and currency controls. I really can't imagine that Mrs. Merkel and even the French Prime Minister have a lot of interest in negotiating with these particular individuals. Now, Sid, the bigger worry is not only about Greece. It was those big economies, be it Portugal, Ireland, Italy, Spain. Probably the contagion would, spread. Probably we'll see bond market sell-offs in these geographies as well. How do you see that evolving? How big a worry, how big a threat that's going to be? I don't see it as a worry at all. I think the only people worrying about that, frankly, is the media. These other countries have already gone through the types of austerity and social welfare reductions that Greece is being asked to do. The real problem is there isn't really a lot of what I would call fundamental economic structure in Greece. It's not a big exporter. It's a net importer. The one thing I could say that might save Greece is if Reliance came in and gave them a lot of money for their oil refinery facilities, or maybe an Indian shipping company could buy some ships. That might be one way of getting a cross-border solution. But, the markets were pretty confident. The worry is that first, we weren't willing to believe that Greece could actually default. We were expecting 11th hour, negotiations with the lenders, and probably we will have a scapegoat or whatever, and Greece would not default on last Tuesday when it was 30th June when they had to pay, I guess, IMF loan of 1.6 billion euros. They defaulted on that loan technically. Now, everyone was willing to believe that it's going to be a yes vote with an overwhelming majority. And it has actually ended up being a no vote and with the overwhelming majority. So my worry is how the equity market is going to react, because we were already factoring in, or we were already of the belief that nothing worse would happen. So equity markets have to base up for a serious jolt, Seth? There might be some there might be some negative sentiment views expressed when the markets open up Monday, Tuesday. But I don't see it lasting long, pretty much like we had at the early part of last week. But as we saw by the end of the week, many indices around the world had recovered. I just personally, I just don't see how this will have a tremendous impact on the markets. As I've been saying, though, we tend to have more volatility at this time in the summer, just because volumes across all markets, particularly the U.S. market, are low, basically due to vacation time, holiday time. So small changes in price and volume can really cause greater volatility than we might see normally. So with the Greece stuff on top, maybe that will heighten volatility. I think from the U.S. standpoint, we're going to be much more focused, frankly, on Puerto Rico than Greece. Because you touched upon the US, I just wanted to figure out if this Greece drama continues or lingers on. Should we expect the tightening cycle to get a little postponed, or that's highly unlikely? No, I've been asked that before, and I don't think that the Fed, despite speculation in emerging markets, I don't think the Fed puts nearly as much weight on what's happening outside of the U.S. as they do on fundamental data of the U.S. economy. So, the U.S. policy on interest rates cannot really take in all these ex-U.S. factors, or it would be almost impossible to make any moves.
So what's happening inside the US? Because you're saying Fed is going to specifically focus on that. By when is it likely that the US would start the tightening cycle? By September? Are you betting on that? Well, I was, but now I think it might be closer. It might be the end of the year. And one of the reasons is that when the headline numbers, let's say, of improved unemployment are decomposed, what's not apparent from the headline is the number of people who have actually stopped seeking jobs. And people who have stopped seeking jobs in the U.S. are no longer considered unemployed. And that tends to artificially skew the headline numbers. The Fed's well aware of this. The other thing is that other aspects of our economy are not as strong as they might appear to be. So I think for those reasons, the Fed might wait. Okay. Sid, finally, what's your call in India? How big a jolt can we see from this outcome that has come late in the night for us? And if it's a serious correction, would you be a buyer into Indian markets? Would you be one? Yeah, my guess is maybe the correction or the decline. I'm not sure I would call it a correction. It would be very similar to what happened early last week, where we saw markets down 1.5%, 3%, I think 4% in one market. So I don't see it being more severe than that. I think at this time, investors have to take advantage of dips in company share prices that they've been watching, that they're familiar with. Okay. And to the extent there is sort of this artificial stock price, a downward movement to take advantage of accumulating. On the other hand, I don't see any real triggers at the moment to pour into the market. I think we need to wait until we see the earnings season announcements for the quarter ending June. Okay, Sid, thanks a ton for joining us. And Thank you. Keeping us updated with all the developments. तो ग्रीस की दिक्कतें और ध्यान रखें एशियन मार्केट्स खुलते हुए और वहां पे एक नेगेटिव रिएक्शन ऑब्वियसली देखने को मिल रहा है। निकाई और कॉस्ट भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए 1 से 1.5% के आसपास की कमजोरी के साथ एशियन मार्केट ने शुरुआत करी है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली यूरो ने ऑब्वियस है कि अपने लॉसेज जो हैं डॉलर के मुकाबले एक्सटेंड करे हैं। डाउ और S&P फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और वहां पे भी कमजोरी के इंडिकेशंस आते हुए इंटरेस्टिंगली कमोडिटी मार्केट्स में वेरिड रिएक्शंस और ऑब्वियस भी है कच्चे तेल में दबाव और बुलियन मार्केट्स में एक सेफ हेवन अपील बैठ होती हुई, तो वहां पे हम देख रहे हैं निशान के साथ कामकाज। इन तमाम डेवलपमेंट्स और इंडियन मार्केट्स में खासतौर पर फोकस करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ ट्रेड्स विद ब्रोकिंग के संदीप जैन और जियोजीत BNP पारिबा के गौरांग शाह जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे आज क्या रणनीति होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश होती हुई। ग्रीस ने जो कल जनमत संग्रह हुआ था उसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ यानी कि 61% वोटर्स थे उन्होंने नो के पक्ष में वोट कास्ट किए हैं। यानी कि वो जो लास्ट निगोशिएशन जो चल रहे थे अपने ट्राइका के साथ यानी कि अपने लेंडर्स के साथ उसको ठुकरा दिया है उन्होंने। ये दिक्कत की बात है। कुछ लोग इसका मतलब मानते हैं कि ग्रीस का एग्जिट होता हुआ नजर आएगा। कुछ का मानना है कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब और ज्यादा कन्विंसिंगली टेबल पे पहुंचेंगे और शायद आप और बच नहीं करेंगे यानी कि और नरम पड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, तो दिक्कत की बात हो सकती है उस निगोशिएशंस के लिए। अब तक हमने सेतार फ्रीमन से बात करी, यूएस हमारे साथ लाइव जुड़े थे, उनका वो ज्यादा पैनिक साउंड नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा और शायद इंडियन मार्केट्स में तो अगर दबाव आता है तो वो ज्यादातर रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। वैसे भी ग्रीस के चलते वो मानते नहीं है ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे घरेलू निवेशक कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे मार्केट्स के जो वेटरन्स हैं, मार्केट्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो किस तरह से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं और भारतीय बाजार में किस तरह का इंपैक्ट होगा या फिर किस तरह के सेशन के लिए हमें ब्रेसअप करना चाहिए। जियोजीत BNP पारिबा के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़े हैं। गौरांग, हाय, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी इतनी सुबह सुबह आपको परेशान किया, लेकिन बिल्कुल मान के नहीं चल रहा था बाजार। दिक्कत की बात यह है, इससे पहले हम मान नहीं रहे थे कि 30 जून को वो डिफॉल्ट होगा, 11th आवर में कोई ना कोई निगोशिएशंस हो जाएंगे, बाजार ये एंटिसिपेट कर रहा था, पर वो डिफॉल्ट हुआ। इस वीकेंड जाते जाते सब कॉन्फिडेंट थे कि यस कोई वोट मिलेगा और ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन यहाँ पे तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ नो के पक्ष में ग्रीक्स ने वोट कर डाला है। कैसे आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं सर? आखिरकार मेरे ख्याल से जागरूक होना पड़ेगा ट्रॉइका को, जो भी लेंडर्स हैं ग्रीस को जिन्होंने भी पैसा दिया है,
और जिस प्रकार से मेरे ख्याल से, और ये जो डिफॉल्ट था मेरे ख्याल से ये तो काफी लंबे समय से हो चुका था, ग्रीस सब एरियर्स में चल रहा था, ये 30 दिन को भी एक एरियर्स मानते हैं, ऐसा मानना है यूरोजोन का। एक गिरावट संभव है बिल्कुल, और वो गिरावट शायद करीबन आधा या 1% हमारे बाजार में भी देखने मिलेगा। और ये जो एग्जिट की बात है, मेरे ख्याल से एक निर्णायक तरीके से अब ग्रीस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जा करके एक बातचीत करेंगे, और शायद थोड़ा नरम होना पड़ेगा यूरोजोन, ट्रॉइका या फिर लेंडर्स के जो भी ग्रुप है उनको। मेरी जानकारी के हिसाब से एग्जिट तो मेरे ख्याल से काफी मुश्किल है, क्योंकि ये एक नॉन रिवर्सिबल यूरोजोन बना हुआ है। तो ग्रीक का बाहर निकलना मेरे ख्याल, अनलेस ग्रीस वापस से एक रेफरेंडम ला करके लोगों के पास जाए और ये पूछे कि हमें ग्रीस के यूरोजोन में रहना है कि नहीं रहना है। अगर ग्रीस के लोग उस रेफरेंडम में हाँ करते हैं तो शायद उसके आधार पर आप ग्रीक को एग्जिट होता हुआ देखेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में अभी जो हो रहा है उससे मुझे नहीं लग रहा है कि ग्रीक को एग्जिट होना पड़ेगा यूरोजोन से। नहीं, आसान शब्दों में गौरांग एक्सपेक्ट करूं कि ग्रीस और ट्रॉइका की फिर जानवी की ग्रीस के लेंडर्स की वापस एक बार फिर से बातचीत होती हुई नजर आएगी। सब कुछ डिपेंड करेगा कि ग्रीस के प्रधानमंत्री का अब क्या स्टैंड होता है इस ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से जो विक्ट्री हुई है, क्योंकि इनकी जो पार्टी है सीट्स अब तो वैसे भी नो के फेवर में वोट कर रही थी, या फिर नो के फेवर में कैंपेन कर रही थी कहना चाहिए, माफ कीजिएगा। तो अब सब कुछ डिपेंड करेगा सिपराज साहब का किस तरह का स्टैंड होने वाला है जब वो मुलाकात होने वाली है, और ग्रीक एग्जिट पॉसिबल नहीं है या फिर हाईली अनलाइकली है, तो कैसे इक्विटी मार्केट्स और खासतौर पर इंडियन मार्केट्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। ग्रीक एग्जिट इस सूरत हाल में मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, क्योंकि अगर आपको ग्रीस को एग्जिट कराना है यूरोजोन से तो इस जैसा ये रेफरेंडम लेकर के आए थे हाँ या ना का, उसी तरीके का रेफरेंडम ग्रीस के जनता को के सामने रखना पड़ेगा, और वहां पर भी वोटिंग करनी पड़ेगी कि क्या आपको यूरोजोन में रहना नहीं है। उस सूरत हाल में अगर उन लोग कहते कि नहीं हमें बाहर निकलना है तो शायद वो बाहर हो सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये ग्रीस यहाँ से एग्जिट करेगा। बाजार हमारा जो है वो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी नरमी के साथ शुरुआत करे, आधा 1% की गिरावट शायद, मैं शायद का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब शायद का, और रिकवर हो जाएंगे हम, और खरीदारी आप आते हुए देखेंगे। तो मार्केट वैसे जैसे हम जानते हैं कि बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है और बहुत ही लिमिटेड फोरसाइट होता है, आज वैसे ही रिएक्ट होने वाला है। ग्रीस के करेंगे यूरोजोन के, उसके बाद मेरे ख्याल से अब आगे की जो भी रणनीति है वो ग्रीस को तय करनी होगी। लेकिन पूरा जो इम्पैक्ट है, आशीष आप ये भी सोचिए कि मात्र 2% कंट्रीब्यूट करता है ग्रीस जीडीपी का यूरोजोन में, हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल जीरो है। फिर वो जो गौरांग वो कंटेजन इफेक्ट की बात कर रहे थे, पिग्स में एक ने दिक्कत कर दी, बाकियों में कंटेजन फैलेगा, उनके बॉन्ड मार्केट्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, बॉन्ड मार्केट्स में एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, वो मूड खराब करेगा, ये सब आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन चलिए गौरांग से हमारी बातचीत थी। दूसरे एक्सपर्ट जो बहुत ज्यादा पैनिक की साउंड नहीं कर रहे हैं, उनका भी मानना है शायद थोड़ा सा दबाव देखने को मिले, और इनफैक्ट शायद लोअर मार्केट से इंडियन मार्केट्स में एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। अब हमारे साथ एक और एक्सपर्ट ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन जुड़े हैं। संदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो आउटकम आया है, शायद वर्स्ट फियर्स थे वो सच हो गए हैं मार्केट के, कैसे आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं और किस तरह से हमारे भारतीय बाजार रिएक्ट कर सकते हैं? सर या वेरी गुड मॉर्निंग आशीष, और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टू द शो। एंड थैंक्स सर, टर्न टू यू सर, आप इतनी सुबह हमारे साथ जुड़ गए। 6 बजे इंटरव्यू देने का एक नया एक्सपीरियंस था, बट अब ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिस तरीके से उठते ही एक ये न्यूज मिली, एंड इट्स अ बैड न्यूज फॉर द मार्केट डेफिनेटली, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट काफी रेजिलियंट है, अपने फंडामेंटल्स है, और डेफिनेटली रब ऑफ इफेक्ट होगा, बाकी मार्केट करेक्ट ज्यादा करेंगे, बट इंडियन मार्केट मुझे लगता है कि 100 से 150 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा, और कहीं ना कहीं 8300 पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा। पिछली बार 8200 पे डिफॉल्ट पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया था, तो दैट वाज अ मच बिगर एंड अ वर्स इवेंट देन दिस। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वेट करें, और आगे क्या आते हैं, कई डेवलपमेंट्स होंगे। अभी ऐसा नहीं है कि आज ये हो गया तो और बाकी डेवलपमेंट्स और इससे बुरे नहीं आएंगे, या कई चीजें देखने की है अभी भी, किस तरीके से ये लोग यूरोपियन यूनियन में रहते हैं, आगे का स्टैंड क्या रहता है ग्रीक पीएम का। बट एक चीज ये क्लियर है कि उन्होंने वोटिंग इतना जबरदस्त किए, एक ओवरवेलमिंग नो था, तो डेफिनेटली इस चीज को मार्केट्स और यूरोपियन यूनियन और बाकी कंट्रीज बहुत सीरियसली लेंगे, और कहीं ना कहीं बेल आउट पे एक स्ट्रांग नेगोशिएटिंग पावर मिला है ग्रीक पीएम को, और ये दिखाया कि डेमोक्रेसी है, और कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ जाना होगा, भले वो ग्रीस के हो, भले वो 1 करोड़ जनता हो, या दूसरे कंट्री, और आगे जो कंटेजियन आएगा, तो कहीं ना कहीं अब आगे ऐसा लगता है कि बहुत चीजें देखने की है, बट स्टिल
इंडियन मार्केट्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है. इंडियन मार्केट्स विल टेक सपोर्ट एट अराउंड 8300 और इट विल बी अ गुड टाइम टू बाय. रादर बैड मॉनसून विल हैव अ बिगर इम्पैक्ट. अगर मॉनसून खराब होगा तो वो ज्यादा खराब है रादर देन. अच्छा संदीप जी, पैनिक की जरूरत नहीं है, हमें इंडियन मार्केट के फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए. लेकिन आप क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स भी कीनली ट्रैक करते हैं, अब तक हमने देखा था सोने में वो सेफ हेवन अपील आई नहीं थी. खैर वो डॉलर की स्ट्रेंथ होगी, शायद उसका इंपैक्ट देखने को मिला था. लेकिन आप इस आउटकम के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोने में? अब फाइनली एक सेफ हेवन बिड देखने को मिलेगी? या देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है. इक्विटी मार्केट कहीं ना कहीं अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे खड़े थे और गोल्ड कहीं ना कहीं अच्छे खासे सपोर्ट पे था. और जिस तरीके से बाउंस दिया है एक अच्छे खासे सपोर्ट से, तो और मुझे ऐसा लगता है कि सेफ हेवन अपील डेफिनेटली गोल्ड में आएगी. गोल्ड में भी डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा यहाँ से लगती नहीं है और डेफिनेटली गोल्ड विल अगेन बिकम स्ट्रांगर, बट इतना भी स्ट्रांग नहीं कि उसके लिए कि इन्वेस्टमेंट्स वो अट्रैक्ट करेगा. कहीं ना कहीं बस एक सेफ हेवन अपील ही आई है वापस से. एंड गोल्ड एंड सिल्वर थोड़े थोड़े बाउंस बैक करेंगे ऐसा उम्मीद है. और क्रूड ऑयल जिस तरीके से करेक्ट किया है, डेफिनेटली क्रूड ऑयल में और छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है. ओके संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और इनफैक्ट मैं दर्शकों को बता दूं, संदीप जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे थे, वो तो किस्मत खराब थी, हमारी एक टेक्निकल ग्लिच आ गई. संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए. और ग्रीस पर हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही. आप लोग, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडियन मार्केट में शायद बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को ना मिले, बहुत ज्यादा दबाव देखने को ना मिले, और भारतीय बाजार में जो अपने खुद के फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो रिजल्ट्स हो, चाहे वो मॉनसून हो, उसको बाजार ज्यादा कीनली ट्रैक करता हुआ नजर आएगा. आगे भी ग्रीस पर हमारा बड़ा कवरेज जारी रहेगा. आप बन रही CNBC आवाज पर. इनफैक्ट 7 बजे सुबह लक्ष्मी में जानेंगे SGX निफ्टी से किस तरह की इंडिकेशंस आ रहे हैं, हमारे मार्केट्स के लिए किस तरह का हम आज रुझान देख सकते हैं. लेकिन इस वक्त छोटा सा ब्रेक. नमस्कार.